अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जलील मियाँ और राजा की पर्दे शाह को बेनकाब करने की इन काविशों की 3 एक साथ हो चुकी हैं और आज मैं चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चले कहानी शुरू करते हैं। ये देखकर राजा की रंगत सफ़ेद हो गई कि 13 नंबर का घोड़ा सेहत के मामले में इससे भी गया गुजरा था। उसकी तमाम पसलियाँ नुमायाँ थीं और उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे तकरीबन ज़बरदस्ती रेस में दौड़ाया जा रहा है, जैसे किसी अहम सरकारी अफसर को ज़बरदस्ती एक्सटेंशन देकर 2-4 साल के लिए मज़ीद सरकार की खिदमत पर मामूर किया जाता है, जो अब रिटायर होकर अपनी मेहनत से कमाई गई दौलत से लुत्फ़अंदोज़ होना और अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है। ये और बात है कि बच्चे अब उसके साथ रहने को तैयार ना हो। असूलन इस घोड़े को अब तक कबाब में तब्दील हो जाना चाहिए था और शायद वो खुद भी यही चाहता था, मगर बनिया सिर्फ मालिक चाहता था कि उसका इंतकाल रेस में दौड़ते दौड़ते हो। उसका जोकी इससे ज़्यादा मसलूम सूरत था। दोनों देवदास की जोड़ी लग रहे थे और जब नामों का ऐलान हुआ मैं ये सुनकर दंग रह गया कि घोड़े का नाम देवदास ही था। ये उसकी दुखी सूरत पर खूब सज रहा था। घंटी बजने और दरवाज़ा खुलने पर देवदास ने बातें नहास्ता बाहर कदम रखा और तकरीबन चहल कदमी करते हुए उन घोड़ों के ताक़ब में रवाना हो गया जो उससे गज़ों आगे जा चुके थे। उल्लू का पट्ठा, राजा के राहा, ये हमें मरवाएगा। मैं मुस्कुराया। उसने वजाहत नहीं की थी कि इस खिताब का मुस्तहिक कौन था, जोकी या घोड़ा। मुझे तो दोनों ही इस लक़ब के अहल लग रहे थे। लगता था कि वो दोनों रेस के बजाय वॉक में हिस्सा ले रहे थे। जब तक घोड़े ने 1 चक्कर मुकम्मल किया, दूसरे 1.5 चक्कर मुकम्मल कर चुके थे। राजा ज़ेरे लब गालियों का विर्द कर रहा था। जब देवदास उसके सामने से गुजरा तो उठकर धाड़ा, भागता क्यों नहीं हरामजादे। वहाँ इतना शोर हो रहा था कि राजा की धाड़ 2 गज़ आगे बैठा शख्स नहीं सुन सकता था। घोड़ा या जोकी कहाँ से सुनते, और मैं नहीं समझता कि अगर सुन भी लेते तो उससे घोड़े की रफ्तार पर क्या असर पड़ता। वो मुमकिना तौर पर पहले ही अपनी रफ्तार की आखिरी हद पर दौड़ा था। दूसरे चक्कर में उससे अगला घोड़ा भी उससे पूरे 1 चक्कर आगे था, लिहाजा वह देवदास के बिल्कुल बराबर दौड़ा था। ये 17 चक्रों की रेस थी और इसमें अब देवदास के जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। राजा इस वक्त तमाम मरवजा गालियों का ज़ख़ीरा इस्तेमाल करके नई गालियों की ईजाद में मसरूफ़ था। 10वें चक्कर के बाद उसकी तख्लीकी सलाहियत भी जवाब दे गई और वो एक बेबसी के आलम में देवदास को खरामा खरामा दौड़ते देख रहा था, जो गालिबन अपना 8वां चक्कर मुकम्मल कर रहा था। अब रेस कोर्स में कोई देवदास का नाम नहीं ले रहा था। सबसे आगे वाइट ईगल नामी घोड़ा था जो बिल्कुल स्याह था, जो कि भी उसका हम रंग था, और ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि कहाँ जोकी ख़त्म हो रहा है और कहाँ से घोड़ा शुरू हो रहा है। जलील, राजा ने तकरीबन रोते हुए कहा, हम हार गए। तेरा क्या गया राजा, मैंने सर दाब पर कर कहा और जेब से टिकट निकाल कर पुरसे पुरसे करके हवा में उछाल दिए। देवदास इस वक्त जिस रफ्तार से दौड़ा था, अगर इससे भी दुगनी रफ्तार से दौड़ता तब भी उसके जीतने का कोई इम्कान नहीं था। तुझे मालूम है इस पर 1 के 30 मिल रहे थे। मैं तल्खी से मुस्कुराया। रेस कोर्स वाले बिला ख़तर इस पर 1 और 100 का भाव भी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये घोड़ा रेस के लिए नहीं बल्कि सदर में चलने वाली भग्गी के लिए मौजू है। रेस कोर्स से वापसी के वक्त राजा नहायत दिल गिरफ्ता था और अब वही सब गालियाँ वो पर्दे शाह को दे रहा था जो कुछ देर पहले वो घोड़े को दे चुका था। उसने पर्दे शाह के बारे में ख़तरनाक और नाजेबा अज़ाइम का ऐलान करते हुए मुझे बताया कि वो पर्दे शाह के पर्दे में घुस कर क्या करेगा। इसके बाद वो मुझसे रुखसत हो गया क्योंकि उसने घर जाना था और मुझे एक और जगह। मैं पर्दे शाह के ख़िलाफ़ एक मंसूबे का इब्तदाई लाया अमल तैयार कर चुका था और मुझे इसी सिलसिले में एक शख्स से मिलना था, हकीम कुदरतुल्लाह कदवाई, जो मरीज़ों में हकीम कुदरत और जेल में हकीम कुदरू के नाम से मशहूर थे। हिकमत उनका आबाई पेशा था और हकीम नुदरतुल्लाह कदवाई के रहलत फरमाने के बाद उन्होंने आबाई गद्दी संभाली
اور تن من اور دھن سے مریضوں کی خدمت کرنے لگے۔ خاص طور سے خفیہ اور پیچیدہ امراض کے وہ ماہر تھے اور 16 سال سے 90 سال تک کے حضرات ان کے مریضوں میں شامل تھے۔ جیل جانے کی وجہ وہ پیشہ ورانہ رکاوٹ بتاتے تھے۔ ان کے مخالفوں نے ایک معمولی سی بات کو افسانہ بنا کر انہیں مقدمے میں الجھایا اور پھر جیل نصیب کرا دی۔ معمولی سی بات انہوں نے بمشکل جیل کے ساتھیوں کو بتائی۔ ایک 70 سالہ مریض جو 2 بیویوں کا مالک تھا اور عنقریب تیسری کرنے والا تھا، قضائے ناگہانی سے حکیم کو دوائی سے علاج کے دوران میں فوت ہو گیا۔ لواحقین بظاہر رو دو کر چپ بیٹھ گئے، مگر حکیم کو دوائی کے مخالفوں نے اس کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ مرحوم کے بیٹے جو خوش تھے کہ بڈھا مزید وارثوں کی پیدائش سے پہلے مر گیا، بادل نخواستہ اس مقدمے میں فریق کی حیثیت سے شامل ہوئے، ورنہ وہ تو حکیم قدرت اللہ کے شکر گزار تھے۔ حکیم کو 6 مہینے کی سزا ہوئی، مگر اصل صدمہ اسے رسوائی کا تھا۔ بڑے بڑے نواب اور مہاراجہ قسم کے لوگ اس کے بزرگوں کی قدر افزائی کرتے تھے اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا، حالانکہ قابلیت میں وہ اپنے آباء و اجداد سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس کا ثبوت اس کے مطب پر لگی کاروں کی لمبی لائن ہوتی تھی۔ اب مرحوم کی قضا آ گئی تھی تو اس میں قدرت اللہ کا کیا قصور؟ اس کا نام قدرت ضرور تھا، مگر وہ قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی حامیوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور 6 مہینے کی سزا اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ جیل بھی اس کو A کلاس ملی تھی اور یہاں بھی اسے مریضوں کی کمی نہیں تھی۔ خود جیلر اور نائب جیلر اس کے کشتہائے خاص کے شیدائی تھے۔ حکیم سے میری واقفیت جیل میں ہوئی تھی۔ دراصل جیل جانے سے میرے تعلقات میں ناقابل بیان وسعت آئی تھی۔ اگر پہلے میں کنویں کا مینڈک تھا تو اب سمندر کی مچھلی۔ مجھے قدرت اللہ کا مطب تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پہلے کی طرح مطب کے سامنے کاروں کی لمبی قطار تھی۔ جیل جانے سے قدرت اللہ کی صحت پر اثر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، اس کی شہرت پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اپنے مریضوں میں ماضی جتنا مقبول تھا۔ روڈ کی دوسری طرف بھی کئی جدی پشتی حکیم دکانیں سجائے بیٹھے تھے، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ 10-12 روپے والے کھانسی، نزلے اور بخار کے مریض ملتے تھے، یا بہت زیادہ ہوا تو کوئی بواسیر کا مارا آ گیا، جبکہ قدرت اللہ کشتوں کی قابل رشک کمائی کھا رہا تھا۔ مخالفوں کا حسد میں مبتلا ہونا برحق تھا۔ اوئے کہاں منہ اٹھائے جاتی ہے؟ 6.25 فٹ اونچے اور 2.5 فٹ چوڑے 6 انچ لمبی مونچھوں والے ایک پٹھان نے ہررا کر کہا، پہلے ہمارا نمبر ہوتی ہے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ خان صاحب، آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں، ہمارا 3 بیوی اور بہت سارا بچہ لوگ ہیں، اس نے فخر سے بتایا۔ پھر آپ کو حکیم کے پاس آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے دریافت کیا۔ کیونکہ ہم چوتھا شادی بنا رہے ہیں۔ خان صاحب نے بڑی سادہ سی وجہ بیان کی۔ میں نے خود کو صبر کی تلقین کی۔ یہاں کوئی چوتھی شادی کے لیے کشتہ خاص بنواتا ہے اور کسی کو پہلی بیوی ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اماں اصولی طور پر میری اور شنوں کی شادی پر متفق ہو گئی تھیں، جیسے پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر متفق ہیں، مگر نقطہ نظر میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ بھارت اور پاکستان کے نقطہ نظر میں ہے۔ مثلاً پاکستان ایسا حل چاہتا ہے جس میں کشمیریوں کو حق خود اختیاری مل جائے، اور بھارت سرے سے کشمیر کو بھارت میں شامل کر لینا چاہتا ہے۔ اماں بھی کچھ ایسا ہی چاہتی ہیں۔ شادی کے لیے انہوں نے کچھ لمبی چوڑی شرائط رکھی ہیں، مثلاً انسان کا بچہ بن جاؤ اور کچھ کمانے لگوں۔ ان کے کمانے سے مراد وہ کمانا نہیں تھا جو میں کماتا تھا، جبکہ میرے نقطہ نظر سے شنوں اور میری شادی خانہ آبادی میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ مکان ہمارا اپنا تھا، اس کے علاوہ 2 دکانیں تھیں جن کے کرائے سے اماں گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ چھوٹا بھائی خلیل صرف کبوتر بازی کا شوق رکھتا تھا اور ایک ٹیکسٹائل مل میں ملازم تھا۔ اپنی ساری تنخواہ شرافت سے اماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا اور اپنا خرچ کبوتروں سے نکال لیا کرتا تھا۔ البتہ مجھ سے اماں نے کچھ لینے سے ہمیشہ انکار کیا تھا۔ جلیل، جس روز تو اپنی محنت کی کمائی لائے گا، اس روز میں خود تجھ سے لوں گی، اماں بولتی اور میں شرمندہ ہو جاتا۔ میرا نمبر آنے پر حکیم قدرت اللہ نے پہلے میری نبض دیکھی اور زبان نکالنے کو کہا۔ میں نے بدتمیزی سے زبان نکال کر دکھائی تو حکیم چونک اٹھا۔ میاں، تمہارا تو اخلاق ہی خراب ہے، اور حکیم تمہاری یادداشت خراب ہے، میں نے خفگی سے کہا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ حکیم قدرت اللہ نے ناک کی نوک پر پہنچ جانے والی اینک درست کی اور پھر اچھل پڑا۔ جلیل میاں، تم؟ حق سار، میں نے جھک کر کہا، میں تمہارے پاس کام سے آیا ہوں۔ جب میں نے اور راجہ نے درگاہ پردے شاہ آستانہ گول شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں قدم رکھا
तो हमारे दिल कांप रहे थे और शायद पैर भी कांप रहे थे। हालांकि हम एक शानदार मंसूबे के साथ आए थे जिसका मकसद पर्दे शाह और उसके मुरीदों का बेड़ा गर्क करना था। खौफ की वजह ये थी कि अगर पोल खुल जाता तो पर्दे शाह के खौफनाक मुरीद हमारा हशर नशर कर देते। वो दरगाह में बेहतरीन पोजीशनों पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वहाँ से बज़ोरे बाजू फरार का ख्याल तक लाना दुश्वार था। इनमें से कई एक अपने हुलियों से बिन मानस और रीछ के करीबी रिश्तेदार लगते थे। राजा के पास मिठाई का किंग साइज डब्बा था जिसमें 2 दर्जन लड्डू मौजूद थे, खालिस देसी घी के बने हुए। अंदर जाने से पहले बिन मानस के कज़न नज़र आने वाले एक मुरीद ने हमें रोक लिया। ये डब्बा लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने बिन मानस की तरह गुर्राने की कोशिश की। क्या है इसमें? मैंने दिल में कहा तुम्हारी तबाही का सामान, और मुंह से बोला शाहजी सरकार के लिए नजराना है। शाहजी ने मेरी ज़िंदगी बना दी। राजा दांत पीस कर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला। शाहजी सरकार का बताया हुआ घोड़ा जीत गया, मैंने कहा। हक, बिन मानस ने नारा लगाया और डब्बे का मुआयना करके वापस अपनी पोजीशन पर लौट गया। ये क्या था जलील? राजा ने सरगोशी की। मुहाफिज यहाँ आने वालों की निगरानी पर मामूर है। मैंने दबी दबी सरगोशी की। यहाँ किसको ख़तरा है? राजा हैरान रह गया। अबे अहमक, हर 2 नंबर काम करने वाले को ख़तरा रहता है, सरकार से, अवाम से और अपने हरीफों से। अब कोई इस डब्बे में रिवॉल्वर ले जाए और अंदर जाकर पर्दे शाह को जहन्नम रसीद कर दे तो किसी को क्या पता चलेगा। इसलिए आने वालों पर नज़र रखते हैं। हम जाकर मर्दों वाले हिस्से में बैठ गए। वहाँ कतार बहुत मुख्तसर थी, जबकि औरतों वाले हिस्से में किसी ईद बाज़ार से भी ज़्यादा रश था। इनमें जवान, नौजवान और इस उम्र तक की ख़वातीन भी शामिल थी कि कोई औरत ख़ुद को इस उम्र का तस्लीम नहीं कर सकती। कम अज़ कम बकायमी होशो आवाज़ हरगिज़ तस्लीम नहीं कर सकती। ये हस्ब तौफीक लुटने आई थी। ज़्यादा ख़तरा जवान औरतों को था जिनके माल के साथ आबरू भी ख़तरे में थी। ये सब जहालत का कसूर था। मैंने अफसोस से सर हिलाया। अबे बेवकूफ़, उसके सामने इनकार कर रहा है। राजा ने सरगोशी की। वो तुझे नज़रों में ही कत्ल कर देगी। कौन? मैं चौंका। अबे शन्नो, और कौन? क्या तेरी बीनाई ख़त्म हो गई है? और मैं शन्नो को देखकर दंग रह गया। उसके साथ रानी भी थी। एक लम्हे को मैं बदहवास हुआ। उल्लू की पट्टी शन्नो ने वहाँ आकर मेरे मंसूबे को सख्त ख़तरे में डाल दिया था। मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। इसी लम्हे उसने मुझे देख लिया। शन्नो, उल्लू की पट्टी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने आवाज़ निकाले बगैर सिर्फ होंठ हिलाकर कहा। रानी के साथ आई हूँ। जवाबन उसने भी इसी तरीके से कहा। हमें इसकी काफ़ी मश्क थी और अम्मा या खाला लाउड स्पीकर की मौजूदगी में हम इसी तरह गुफ्तगू किया करते थे। शन्नो, फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जा, यहाँ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? सनाना आदत के मुताबिक उसने पूछना लाजमी समझा। बक बक करने के बजाय फ़ौरन यहाँ से चल पड़ो। मैंने दांत पीसे तो उसे भी मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। शन्नो ने साथ बैठी रानी के कान में कुछ कहा। उसने एक नज़र मुझ पर और राजा पर डाली और वह दोनों उठ खड़ी हुई। उनके उठती एक रीशनुमा मुरीद उनकी तरफ लपका। क्या बात है बीबियो? उसने सख्त लहजे में कहा। महफिल से उठना बेअदबी है, सरकार से मुलाकात करके जाना। साफ जाहिर था कि उन्हें शन्नो और रानी जैसी हसीन लड़कियों का वहाँ से जाना गवारा नहीं था। मेरे जहन में ख़तरे की घंटी बजने लगी। शन्नो बोली, हमें देर हो रही है और घर जाना है। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी बारी जल्द आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मेरी और राजा की बारी आ गई। इस सिलसिले में कोई कायदा नहीं था। मुरीद सेक्रेटरी जिसे चाहता अंदर भेज देता और हमारे साथ बड़ा डब्बा देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि नजराना भारी है, लिहाजा पहले हमें शर्फ़ बारियाबी बख्शा गया। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा कि आजकल के डब्बा पीर अकीदतमंदों को मरूब करने के लिए बना कर रखते हैं। दीवारों पर गहरा रंग था। फ़ज़ा लोबान और अगरबत्ती की खुशबुओं से खौफनाक हद तक महक रही थी। छत पर शायद 40 वाट का बल्ब लगा हुआ था जो तारीकी दूर करने में इतना ही नाकाम था जितना कि हुकूमत महंगाई कम करने में। एक तरफ भारी भरकम चौकी पर किसी बुर्का पोश खातून की तरह पर्देशाह बैठा हुआ था। उसकी जसामत से अंदाज़ा होता था कि उसने खूब दिल लगाकर हलवे मांडे खाए थे। मुबारक हो बच्चा, उसने भारी भरकम आवाज़ में राजा से कहा। हमें मालूम था कि हमारा बताया हुआ नंबर सही लगेगा। इसका मतलब था कि बाहर वाले मुरीद ने किसी ज़रिए से अंदर बता दिया था। इस किस्म के पीर पेशगी इतला के जदीद तरीन लवाजमात रखते थे, मसलन माइक्रोफोन, FM माइक या वॉकी टाकी वगैरह।
सरकार की इनायत से ज़िंदगी में पहली बार कोई रेस जीती है। राजा इस मरदूद के आगे बिछा जा रहा था। हम उसकी चौकी के सामने ज़मीन पर बैठे थे। इसी खुशी में सरकार के लिए ये मिठाई लेकर आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि सरकार इसमें से कुछ तनावल फरमाए। हमें इन दुनियावी ख़ज़ाओं की ज़रूरत नहीं है, परदेशाह ने झूम कर कहा। हमारे लिए तो जन्नत के मेवे आते हैं, मगर हमें दिलशिकनी से बचने का हुक्म है। लाओ। उसने पूरा डब्बा तलब कर लिया। राजा ने डब्बा उसे थमाया। अंधेरे में मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसने कितने लड्डू बैक वक्त निगलने की कोशिश की। बस उसका हाथ चादर में जाते देखा। सरकार अगर बुरा ना बनाए तो आपके मुरीदों को भी अपने हाथ से ये मिठाई पेश कर दूं, राजा ने खुश आमदाना लहजे में कहा। परदेशाह ने लड्डू निगलते हुए कुछ हूँ हाँ की, जिसके मैनी राजा ने इजाज़त के लिए और फुर्ती से परदेशाह के आगे रखा डब्बा उचक कर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो बोलने के काबिल होता, हम इस मनहूस कमरे से बाहर निकल आए। बीबी, अब तुम्हारी बारी है, मुरीद सेक्रेटरी ने हमें निकलते देखकर शन्नो और रानी से कहा। परदेशाह को बेनकाब करने में जलील मियाँ और राजा की ये दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनकी भाग दौड़, उनकी हरकतें, उनकी चवलें, मुझे तो ये इनकी जो सीरीज़ है बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। आपको यकीनन इस कहानी के इख्तिताम का इंतज़ार होगा, तो आपका इंतज़ार अब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसका इख्तिताम होने वाला है और इंशाल्लाह अगली जो इसकी किस्त आएगी वो आखिरी होगी, लास्ट होगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और उसे प्रेस करने के बाद जो मेन्यू आए उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें। ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।